पूरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जय बिहार, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों नमस्कार। बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पटना में खत्म हो गई। बिहार के सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 16 दिनों तक चली। 1300 किलोमीटर को इस यात्रा में कवर किया गया। 23 जिलों के 110 से ज़्यादा विधानसभा सीटों को इस यात्रा में कवर किया गया। लगातार राहुल गांधी इस यात्रा में फ्रंट सीट पर बैठे नजर आए। तेजस्वी यादव राहुल के पीछे बैठे नजर आए और महागठबंधन का पूरा कुनबा एकजुट नजर आया। सवाल है कि बिहार में इस यात्रा के बाद कांग्रेस को क्या मिला और आरजेडी को क्या हासिल हुआ? युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, नारा फैल गया है, वोट चोर, वोट चोर। इस सवाल का पहला जवाब तो ये है कि इस यात्रा ने बिहार में एक तरह से सोई हुई कांग्रेस को जगा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बैनर पोस्टर के साथ उतरे, हाथों में झंडों के साथ उतरे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जो पूरी यात्रा में फ्रंट सीट पर बैठे नजर आए, उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। राहुल के समर्थन से, राहुल की अगुवाई में 16 दिनों तक राहुल बिहार में रुके। ऐसा पहली बार हुआ। बिहार में सोए, बिहार में रहे। जो प्रशांत किशोर जैसे नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे कि ऐसा कब हुआ है जब राहुल गांधी एक भी दिन बिहार में रहे हों, तो इस यात्रा ने वो जवाब दे दिया। राहुल गांधी इससे ज़्यादा समय तक किसी भी राज्य में नहीं रहे जितना वक्त उन्होंने इस बार चुनाव से पहले ही वोटर अधिकार के नाम पर बिहार में गुजारा। तो पहली बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में हैं, लामबंद हैं, कांग्रेस में नई जान आई है और ये सबको नजर आ रहा है। कांग्रेस अब पिछलग्गू नहीं रही। कम से कम बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उनका मनोबल ये बता रहा है। कांग्रेस साथ में है, साथ मिलकर, साथ साथ। इससे पहले आरजेडी अपनी तरह से कांग्रेस को चालाकियों से दबाती, अपने इशारों पर नचाती नजर आती थी बिहार में। लेकिन इस बार राहुल ने कमान अपने हाथ में ली। राहुल ड्राइविंग सीट पर रहे, फ्रंट सीट पर बैठे और तेजस्वी ने एक बड़े भाई की तरह उनका सम्मान किया। वो उनके पीछे सीट पर रहे। राहुल ने वोट चोरी के मुद्दे को आवाज़ दी, एसआईआर के मुद्दे को आवाज़ दी, हक की लड़ाई को आवाज़ दी। तो तेजस्वी ने उन मुद्दों को उठाया जो बिहार में वो उठाते रहे हैं। वोट चोरी के साथ साथ जो पलायन है, नौकरी है, अशिक्षा है, जंगल राज है, नीति कानून व्यवस्था का जो आलम है, इन सब मुद्दों पर तेजस्वी ने बात की। तो सबसे पहली बात तो ये रही कि इस यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी बढ़ा है।
अब इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि अब जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कांग्रेस, जहां पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को महागठबंधन की ओर से मिली थी, 70 में से सिर्फ कांग्रेस 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को ताने दिए जा रहे थे कि इनका स्ट्राइक रेट ही इतना खराब है, जबकि हकीकत ये थी कि कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें दी गई जिस पर एनडीए का पहले से बहुत मजबूत रही थी और जीतने की संभावना ना के बराबर थी। बस कांग्रेस को वो गिनती में 70 सीटें मिली, 19 सीटें ही वो जीत पाई, उसका स्ट्राइक रेट खराब हुआ। लेकिन इस बार जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कांग्रेस इस बात पर जोर देगी, जैसा कि आरजेडी या महागठबंधन में भाकपा माले वाम दलीय आवाज़ बुलंद करते हैं कि उन्हें वही सीटें चाहिए जिन पर वो मजबूत है, यानी जो कमज़ोर सीटें होंगी। ऐसी संभावना है, ऐसी उम्मीद है कि अब वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में नहीं धकेली जाएंगी, सबको कमज़ोर सीटों पर अपनी दावेदारी लेनी होगी। सिर्फ कांग्रेस ही इन सीटों पर शामिल होकर भुक्तभोगी नहीं बनेगी। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने एक तरह से चुप्पी साधी हुई है वो है तेजस्वी के नाम को सीएम बनाने के नाम पर। भले ही तेजस्वी यादव लगातार यात्रा के दौरान खुद को सीएम घोषित करते रहे हों, खुद को ही बताते रहे हों कि कब तक ओरिजिनल सीएम चाहिए या डुप्लीकेट सीएम, तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि उनकी योजनाएं, उनका जो विजन है उसे जेडीयू कॉपी कर रही है। वो नीतीश पर उनके ही आइडियाज़ को चुराने का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव से पहले आधे अधूरे तौर पर इम्प्लीमेंट करने का आरोप लगा रहे हैं। और तेजस्वी खुलकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा, बिहार में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हम ही बनेंगे, हम उस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं तो हम ही। लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुए, और ये भी उसकी एक रणनीति है। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष, विपक्ष में तो कांग्रेस और आरजेडी ही है, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि राहुल क्यों खामोश हैं। तो ये भी कांग्रेस की एक रणनीति है। कांग्रेस तेजस्वी के नाम को आगे करके फिलहाल गैर ओबीसी सवर्ण मतदाताओं को नाराज़ नहीं करना चाहती, बहुत मुमकिन। और वो ये कह रही है कि जब चुनाव होंगे उसके बाद सभी विधायक आपस में मिलकर तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, और कांग्रेस इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। भले ही तेजस्वी राहुल को अगले प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर रहे हों, राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दावेदारी अपनी ओर से पूरा समर्थन दे रहे हों, लेकिन राहुल इस मामले पर उन्होंने अपनी एक चुप्पी बनाए रखी है। जैसे सत्ता पक्ष कांग्रेस और आरजेडी से पूछ रहा है कि आपका सीएम कौन, वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी पूछ रही है कि नीतीश बाबू रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू भी शिंदे बन जाएंगे या फिर नीतीश बाबू चुनाव तक हैं, चुनाव के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि चुनाव के बाद बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार से पल्ला छुड़ा सकती है। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के आरोप हैं, ये उनका तंज है बीजेपी जेडीयू पर। दूसरी बात ये रही है कि जिस तरह से सासाराम में यात्रा शुरू हुई, तो कांग्रेस के लिए जो इस यात्रा में खास रही वो ये कि राहुल के लिए जो जन समर्थन दिखा, राहुल के साथ साथ कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री आए, प्रियंका गांधी पहुंची, सहयोगी दोनों राज्यों से मुख्यमंत्री आए, के स्टालिन पहुंचे, हेमंत सोरेन पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी का समर्थन किया और ये भी दोहराया कि जिस तरह अवध में, यानी वो अयोध्या की बात कर रहे थे, जिस तरह अवध में लोकसभा में बीजेपी को साफ कर दिया गया, उसी तरह अब मगध की बारी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता मगध से भी बीजेपी को साफ करेगी। कांग्रेस की तरफ से रणनीति ये रही कि यात्रा का रूट ऐसा तैयार किया गया जो दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की जहां आबादी ज़्यादा है, उस रूट से यात्रा निकाली गई। साथ ही उत्तर बिहार जिसमें एनडीए मुख्य रूप से एनडीए का गढ़ है, उत्तर बिहार में भी एनडीए के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी दिखी, और खासकर ऐसे सीटों पर जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रही थी। मसलन दरभंगा की जो 40 सीट है विधानसभा, वहां कांग्रेस की यात्रा निकली।
फुलपरास मधुबनी जिले का, वहाँ प्रियंका गांधी शामिल हुई यात्रा में। यहाँ भी कांग्रेस पिछले साल पिछले चुनाव में नंबर 2 रही थी। इसके अलावा शाहाबाद के इलाका जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जहाँ लालू यादव शामिल हुए थे यात्रा में, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे यात्रा में, उस इलाके में कांग्रेस माले और आरजेडी का वो गढ़ रहा है। उस इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कांग्रेस ने उन इलाकों पर फोकस किया जहां वो सेकंड नंबर पर रही है, जहां उनके मतदाता ज़्यादा हैं और जहां वो आगे अपना दावा पेश करने वाली है। आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरजेडी के कार्यकर्ता, पहले तो ये कहा जाता था कि आरजेडी के बिना कांग्रेस कोई यात्रा निकाल ही नहीं सकती और निकालेगी उसमें भीड़ जुटेगी ही नहीं। और इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि जब न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली तो उसमें सहयोगी दल शामिल नहीं हुए, उनकी नाराज़गी दिखी। भारत जोड़ो यात्रा भी जब निकली थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुलकर सहयोगी दल शामिल नहीं हुए। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल के पूरे इमेज को भी बदल डाला था। राहुल बेहद परिपक्व होकर इस यात्रा से बाहर निकले और उसके बाद कांग्रेस को कुछ लाभ, बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ था, कुछ ना कहें ज़्यादा लाभ भी, चुनावी लाभ हुआ था। और कांग्रेस की पहुंच उन इलाकों में एक तरह से कांग्रेस में जोश भरा था। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस अंदाज में SIR के नाम पर यह यात्रा निकली है, उस यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है। और राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। जिस तरह चुनाव आयोग की साख पर उसे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की, मिली भगत की आरोप, वोट चोरी का आरोप लगाए जा रहे हैं। अब राहुल कह रहे हैं कि अब वो एटम बम तो आपने देख लिया महादेवपुरा में, अब हाइड्रोजन बम की बारी है और बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहें। यानी राहुल खुली चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती इस मुद्दे पर दे रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पर दे रहे हैं और संविधान बचाने के मुद्दे पर दे रहे हैं। दिलचस्प है कि संविधान बचाओ का ही मुद्दा लोकसभा चुनाव में था। उस चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर उसे मुंह की खानी पड़ी, भले ही वो सत्ता में है, लेकिन 404 का पार का नारा 240 पे आकर सिमट गया। 272 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने बलबूते, जो एक बहुमत का आंकड़ा है, एक बीजेपी अपने बलबूते नहीं छू पाई। राहुल वोट चोरी को लेकर ये जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसमें बहुत हद तक वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ये भीड़, ये समर्थन वोट पे कितना तब्दील हुआ ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन राहुल की कोशिश यही है कि कांग्रेस के लिए जो परसेप्शन बिहार में है कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है, कांग्रेस के नेता ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कौन पूछेगा जब बड़े बड़े यहाँ नेता ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। तो राहुल ने इस परसेप्शन को बदला है। कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला गया, बिहार प्रभारी को बदला गया, कन्हैया कुमार को प्रमुखता से इन्वॉल्व किया गया, पप्पू यादव को इन्वॉल्व किया गया। और इस यात्रा की जो एक ख़ास बात ये भी है कि पप्पू यादव के रिश्ते आरजेडी और कांग्रेस से तो बेहतर रही हैं। पप्पू यादव को इस यात्रा में शामिल किया गया। लालू से भी पहले पप्पू यादव मिले, तेजस्वी से मिले और तेजस्वी की जिस तरह उन्होंने तारीफ़ की, उस जीप पर भी बैठे जहां पिछली बार जब पटना में प्रदर्शन हुआ था तो पप्पू यादव नहीं चढ़ पा रहे थे और इसे लेकर भी बवाल हुआ था सियासी कि पप्पू यादव की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो जीप पर चढ़ पाएँ। कन्हैया कुमार को भी जगह नहीं दी गई थी और ऐसा बताया जा रहा था कि तेजस्वी नहीं चाहते और इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन अब तेजस्वी और पप्पू यादव की केमिस्ट्री भी बदली हुई दिखाई दी, कन्हैया कुमार भी शामिल हैं जोर शोर से। तो कुल मिलाकर इस यात्रा में कांग्रेस और महागठबंधन के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। यात्रा ने ऐसे मुद्दे को छुआ है जो लोकतंत्र से जुड़ा है, जो लोगों के अधिकारों से जुड़ा है। बीजेपी चाहे कितनी भी बातें कर लें, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को और लोगों के समर्थन को देखा है। राहुल गांधी ने अपनी आंखों से देखा है। राहुल गांधी 16 दिन बिहार में रहे। जब यात्रा में ब्रेक हुआ तो वो दिल्ली ज़रूर गए, लेकिन राहुल गांधी लगातार बिहार में रहे और ऐसे नेताओं के आरोपों को धूल चटा दी जो ये कहते थे कि राहुल ने कितना वक्त बिहार में गुजारा। राहुल बेहद परिपक्व हुए हैं, उन्होंने रणनीति बनाई है। और एक बात और कहना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आज कांग्रेस की जो हालत है देश में, वो भले ही मुख्य विपक्षी दल हो, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक क्षेत्रीय दलों ने कब्जा कर लिया है।
यानी जिन राज्यों में कभी कांग्रेस की अपने दम पर सरकार हुआ करती थी, वहाँ कांग्रेस अपनी ही गलतियों की वजह से इस स्थिति में है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। सरकार बनाना तो छोड़ दीजिए, वो अपने दम पर बहुत ज़्यादा सीटें भी नहीं जीत सकती और उनका वोट बैंक क्षेत्रीय दलों के कब्ज़े में है। जैसे बिहार में आरजेडी ने का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। मोटे तौर पर कांग्रेस को हालांकि सवर्णों का भी साथ मिला था पहले, लेकिन वो सवर्ण ज़्यादातर छिटक कर बीजेपी के साथ चले गए। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग भी क्षेत्रीय पार्टियों के पर चला गया। अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चंक क्षेत्रीय धर्मों कुभार के साथ उसने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो कांग्रेस का वोट बैंक जो भटक गया है और था क्षेत्रीय दलों कुभार के साथ। कांग्रेस की रणनीति भी यही है, जैसे बिहार में आरजेडी हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, उसके नाम में ही कांग्रेस है। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को दोबारा इकट्ठा करना चाहती है, अपनी को मजबूत करना चाहती है। ये एक विरोधाभासी बात है, क्योंकि महागठबंधन एक साथ है ताकि वोट बैंक का, अल्पसंख्यक वोट बैंक का और उसे वोट देने वाले वोटों का बिखराव ना हो पाए। इसलिए महागठबंधन की परिकल्पना लोकसभा चुनाव से पहले की गई और बहुत सारे लोग जुड़े। लेकिन यह भी एक विरोधाभासी बात है कि कांग्रेस उसी अपने वोट बैंक को फिर से पुनर्जीवित करना चाहती है। राहुल की अगुवाई में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों पर कांग्रेस की नज़र है, ओबीसी पर नज़र है, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक पे नज़र है और कांग्रेस जितनी जिसकी आबादी उस हिसाब से उसके हक की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है और नाना करते हुए बीजेपी भी अब इस पर राजी हो चुकी है। तो राहुल की रणनीति पर कांग्रेस आगे चल रही है और इस बार जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस की मंशा खुद को मजबूत करने की है। चाहे सत्ता में आए तो सत्ता में साझेदार, मजबूत साझेदार बनने की है और धीरे धीरे जहां वो पिछड़ती जा रही थी वहां धीरे धीरे फिर से अपने पुराने गौरवशाली अतीत को वापस पाने की है। तो बिहार में यात्रा का एक पड़ाव है, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है और इस यात्रा ने पिच सेट कर दिया है, मुद्दा सेट कर दिया है, लोगों के बीच कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है और कांग्रेस के पास मौका है कि पहले से बेहतर करने का, सीट शेयरिंग में अपनी को बेहतर स्थिति में रखने का और महागठबंधन को एकजुट रखते हुए जनता से सेवा पाने के लिए मौका पाने का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद, बहुत बहुत।